नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। एक राष्ट्र एक चुनाव वर्तमान समय की जरूरत। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया सुझाव। कहा, संविधान को लेकर आम जनमानस में जागरूकता जरूरी। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान प्रस्तावना की दिलाई शपथ। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किया अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह होने का आह्वान। भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में हर साल 20 अरब डॉलर की व्यावसायिक संभावनाएं। तीसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। निवेशकों और कारोबारियों को भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, मुंबई आतंकी हमले के घाव को नहीं भूल सकता देश। नई नीतियों के साथ आतंकवाद से निपट रहा है भारत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव को केवल विचार विमर्श का मुद्दा नहीं बल्कि देश की जरूरत बताया है। गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई और मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बदलते वक्त में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रधानमंत्री ने लोगों, संस्थाओं से कर्तव्यों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की भी अपील की है। केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान की 3 अंगों की भूमिका संविधान में तय है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की ताकत को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तालमेल काफी बेहतर हुआ। बल्कि इमरजेंसी के उस दौर के बाद चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मजबूत से मजबूत होता गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव को देश की जरूरत बताया और पीठासीन अधिकारियों से इस पर मंथन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव विकास के कामों में बाधा डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने संसद और विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए पीठासीन अधिकारियों से पहल करने की भी अपील की। इसके लिए प्रधानमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक गण, सांसद गण भी तेजी से ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे। क्या आजादी के 75 वर्ष को देखते हुए आप इससे जुड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं? कोई टारगेट तय करके यहां से जा सकते हैं? साथियों, आज देश के सभी विधायी सदनों को डेटा शेयर करने की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों, संस्थाओं से कर्तव्यों के पालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे ही संविधान की अपेक्षा पूरी हो पाएगी। केवाईसी
एक नए रूप में केवाईसी यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए मैं संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान चलाते रहना ये देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक मानता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर नागरिक का आत्मविश्वास बढ़े, संविधान की भी यही अपेक्षा है। ये तभी होगा जब हम कर्तव्यों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने समय के साथ अपना महत्व खो चुके कानूनों को हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी जोर दिया। गुजरात के केवड़िया में 2 दिन चले अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज समापन हो गया। 2 दिन चले सम्मेलन में कई सत्र आयोजित किए गए और इस दौरान लोकतंत्र को ज्यादा प्रभावशाली बनाने पर विचार विमर्श किया गया। लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय पर चर्चा हुई और सम्मेलन में कई विषयों पर प्रस्ताव, संकल्प और फैसले भी लिए गए। लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए नए अनुभवों और विचारों को साझा करने के मकसद से गुजरात के केवड़िया में आयोजित 2 दिनों का पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन गुरुवार को समाप्त हुआ। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में भारत के लोकतंत्र को ज्यादा प्रभावशाली बनाने और लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय के लिए विचार विमर्श किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन के अंदर माननीय सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने विचारों, अपने अनुभवों को साझा किया। सभी ने अपनी अपनी विधानसभा के अंदर जो नवाचार किए हैं उनके विचारों को साझा किया ताकि हम एक सामूहिक चर्चा से किस तरीके से लोकतंत्र को सशक्त और इन संस्थाओं को पारदर्शी जवाबदेही बना सकते हैं, इस विषय पर भी चर्चा हुई। पीठासीन सम्मेलन में कई विषयों पर प्रस्ताव, संकल्प और फैसले लिए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी। आज पीठासीन अधिकारियों में एक निर्णय हुआ कि उत्कृष्ट विधानमंडल को सम्मानित किया जाए। उसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। पीठासीन अधिकारियों ने संकल्प किया है कि हम संविधान और मौलिक कर्तव्यों को समाज के हर क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। इसके लिए भी विधानमंडल और संसद मिलकर काम करेगी, सरकार का सहयोग लेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह साल अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का शताब्दी वर्ष है, जिसे लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और शताब्दी वर्ष होने के कारण हम इस वर्ष को लोकतंत्र उत्सव के रूप में मनाएंगे। इसके लिए सभी विधानमंडल अपनी अपनी विधानसभाओं में जनप्रतिनिधियों का दायित्व, जनता के प्रति जवाबदेही, संविधान की सुरक्षा, अन्य विषयों को लेकर सभी विधानमंडल अपने अपने कार्य योजना बनाएंगे। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। 25 और 26 नवंबर को 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में करीब 26 पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बार सम्मेलन का विषय सशक्त लोकतंत्र के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आदर्श समन्वय था। गुजरात के केवड़िया में आयोजित 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया और इस मौके पर उपसभापति ने समय के साथ नियमों में बदलाव के सुझाव दिए। 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि देश के ज्यादातर कानूनों को विभिन्न देशों से सालों पहले अपनाया गया था। उन्होंने बदलते समय के मुताबिक इसमें बदलाव और समय समय पर संशोधन किए जाने की बात कही। 1964 में रूल्स अडॉप्ट करने के बाद प्रोसीजरल चेंज एज पर रिक्वायरमेंट मेजर कॉम्प्रिहेंसिव चेंज भी हुए, पर बदलते समय के संदर्भ में आधारभूत बदलाव होने चाहिए। विधानसभाएं
विधानसभाओं के रूल्स मूलतः लोकसभा पर आधारित, सभी विधानसभाओं में भी समय समय पर कंप्रहेंसिव रिव्यू हुए हैं। कुछ एक ने नई चीजें भी जोड़ी हैं, पर बदले समय के संदर्भ में उन्हें भी रिलुक करने की जरूरत है। उपसभापति ने कहा कि जिन कानूनों की उपयोगिता नहीं है वो जन विरोधी हैं। कि हमारे बहुत सारे कानून फिजिकल एज के हैं और यह डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है। हमें आत्म प्रश्न करना चाहिए कि क्या लीगल सिस्टम डिजिटल और वर्चुअल एज में बदलाव के साथ गति रख पा रहे हैं। बदलाव की गति क्या है, जो दुनिया के जाने माने फ्यूचरोलॉजिस्ट वो कहते हैं, 2016 में कुजनेट्स ने कहा कि अपने जीवन काल में हम 20,000 वर्षों का प्रगति और बदलाव एक साथ देखने वाले हैं। इस संदर्भ में हमें चीजों को रिविजिट करना चाहिए। उपसभापति ने कहा कि सरकार और नागरिकों के बीच जुड़ाव सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। और आज देश संविधान अपनाने के 71 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। संविधान सभा की ओर से भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के अवसर पर आज का दिन पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देश के वर्तमान संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से अंगीकृत किया था। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर ट्वीट किया है कि संविधान दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमने स्वयं अपने संविधान को अंगीकार किया है, स्वयं को संविधान के प्रति समर्पित किया है। आग्रह करता हूं कि हम सब हमारे संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित संकल्पों, मर्यादाओं और मान्यताओं के प्रति सदैव निष्ठावान रहें, संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट किया कि संविधान दिवस पर भारत के उन महान मनीषियों को नमन जिन्होंने देश को संविधान के रूप में अतुल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। संविधान में प्रदत्त मूल्य हमारे देश की उन्नति और देशवासियों के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहने की प्रेरणा देते हैं। संविधान ने हमें अनेक अधिकार प्रदान किए जो हमारे व्यक्तित्व और सामाजिक विकास का आधार बने, परंतु अब हमें उन कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए संकल्पित होना है जिनकी हमसे अपेक्षा की गई है। भारत के नवनिर्माण में यही हमारा सर्वश्रेष्ठ योगदान रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हमने 26 नवंबर 2015 से संविधान को अपनाने के मौके को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तब से लोग इसे बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। ये हमारे संविधान के निर्माताओं का आभार व्यक्त करने और उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। सभी प्रमुख देशों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावाट है, जो हमारी कुल क्षमता का लगभग 36% है। India is traveling on an unparalleled journey. We are expanding our generation capacity and network to ensure every citizen of India has access to electricity to unlock the full potential. At the same time, we are rapidly expanding generation of energy through renewable sources. प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद से सालाना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कोयला आधारित थर्मल पावर से अधिक हो गई है। पिछले 6 साल में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2.5 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि पर्यावरणीय नीतियां अर्थव्यवस्था में मददगार भी हो सकती हैं। We are showing to the world that sound environment policies can also be sound economics. Today, India is among the very few countries to be on track to achieve the 2-degree compliance goal. Friends, our transition to cleaner sources of energy has been driven by the approach of access, energy efficiency,
and evolution. बिहार से राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस सीट पर मतदान 14 दिसंबर को होगा और निर्धारित प्रावधानों के मुताबिक उसी दिन शाम के वक्त मतगणना होगी। ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के निधन के कारण खाली हुई है। बिहार से ऊपरी सदन के सदस्य के तौर पर रामविलास पासवान का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक था। साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले की आज बरसी है और आज इस मौके पर हर कोई इस हमले में शहीद हुए लोगों को याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया है कि आज 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सुरक्षा बलों के वीर सदस्यों के शौर्य को नमन करता हूं। इस हमले में हताहत हुए नागरिकों और उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध अपने संकल्प को याद करे और सीमा पार आतंकवाद को राजनीतिक समर्थन और प्रश्रय देने वाले देशों को चिन्हित करके अलग थलग करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ जुड़ी हुई है। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। साथियों, आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलों का भी आज मैं वंदन करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर ट्वीट किया और शहीदों को नमन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इन हमलों में आतंकियों का डटकर सामना करने वाले वीर सुरक्षा कर्मियों को कोटि कोटि नमन। ये राष्ट्र आपकी वीरता और बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। 26 नवंबर 2008 में पाकिस्तान में समंदर के रास्ते आए करीब 10 आतंकवादियों ने हमला किया था। आतंकियों की ओर से मुंबई के ताज होटल, रेलवे स्टेशन, नरीमन पॉइंट पर हमला किया गया। खुलेआम गोलियां बरसाई गई थी। इस आतंकी हमले में देश विदेश के 166 लोगों की मौत हुई थी और हमले में आतंकी कसापो जिंदा पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी दी गई थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।